हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खेलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास है आपके लिए और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे और आपकी परीक्षा में काफ़ी हद तक हेल्प भी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाई जंप में लैंडिंग मैट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती है। ठीक है, जो लैंडिंग मैट होती है, ठीक है, हाई जंप में यानी ऊंची कूद में जो लैंडिंग मैट होती है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपने बताना है। तो लैंडिंग जो मैट होती है उसकी जो लंबाई होती है 5 मीटर होती है, ठीक है, और जो चौड़ाई होती है वो 3 मीटर होती है और जो ऊंचाई होती है वो 1 मीटर होती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, सीजर स्टाइल, स्ट्रेडल रोल, स्टर्न रोल, वेस्टर्न रोल, फासबरी फ्लाप। ठीक है, फासबरी फ्लाप स्टाइल, यानी कहने का मतलब ये जितनी भी स्टाइल हैं, ठीक है, ये सभी किस खेल से संबंधित हैं। तो ये सभी हाई जंप यानी ऊंची कूद से संबंधित हैं। ठीक है, ये जो जितनी भी हैं जैसे सीजर हो गई, ठीक है, स्ट्रेडल है, स्टर्न है, वेस्टर्न है, फासबरी फ्लाप है, ठीक है, ये सभी मतलब ये कूदने के तरीके हैं। ठीक है, कूदने के इन तरीकों से आप मतलब हाई जंप लगा सकते हैं, कूद सकते हैं। तो ये सभी मतलब किस खेल से संबंधित हैं, तो ये हाई जंप से संबंधित हैं। ठीक है, हाई जंप जब मतलब एथलीट है या जंपर है जब करता है तो इन तरीकों से वो मतलब कूद सकता है, जंप लगा सकता है। ठीक है अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर, और ये आपको बता देता हूँ, ये जो फासबरी फ्लाप, ठीक है, क्या है फासबरी फ्लाप जो है, ठीक है, ये जो इस समय प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो सबसे लोकप्रिय व प्रचलन में कौन सी है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, प्रचलन में है, इस्तेमाल की जाती है, कौन सी, फासबरी फ्लाप। ठीक है, फासबरी फ्लाप, ये जो एक अमेरिका डिक फासबरी, ठीक है, अमेरिका के एक मतलब एथलीट थे, जंपर थे, कौन, डिक फासबरी। ठीक है, उन्होंने 1968 मैक्सिको ओलंपिक में 1968 मैक्सिको ओलंपिक में इस टेक्निक का प्रयोग किया गया था, मतलब उन्होंने किया था, तो इस कारण से इसका नाम फासबरी फ्लॉप पड़ गया। ठीक है, उनका नाम डिक फासबरी था, इसीलिए उन्हीं के नाम से रिलेट करके इसका नाम क्या रख दिया गया, डिक फासबरी फ्लॉप। ठीक है, ये चीज़ थी पूरी। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा, और ये इस समय ये सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में यही एथलीट लाते हैं, जो जितने भी जंपर हैं अधिकतम इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं अपनी जंप में। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। और जो डिक फासबरी थे उनको गोल्ड मेडल भी मिला था 1968 मैक्सिको ओलंपिक में। ठीक है, याद रखना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला देखते हैं, ऊंची कूद में कितने प्रकार के झंडे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो हाई जंप होती है उसमें कितने प्रकार के फ्लैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के झंडे जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, लाल और सफ़ेद। ठीक है, सफ़ेद व लाल। ठीक है, 2 प्रकार के, कौन कौन से, सफ़ेद व लाल। ठीक है, अब देखो ये जो सफ़ेद होता है, ठीक है, कोई जंपर जंप लिया और मतलब वो सक्सेसफुल जंप कर गया, अच्छी तरीके से जंप फिनिश कर दिया, तब उसको जो चीफ जज होगा कौन सा झंडा दिखाएगा, सफ़ेद दिखाएगा। ठीक है, यदि वो मतलब इनवैलिड जंप हो गई, मतलब जंप सक्सेसफुल नहीं हुई, यानी कहने का मतलब यही है कि जंप जो है वो इनवैलिड हो गई, तो उस कंडीशन में क्या दिखाएगा, लाल वाला झंडा दिखाएगा कि मान लो आपने फाउल कर दिया, आपका जंप सही नहीं है। ठीक है, जब जंप सही नहीं रहेगा तो लाल वाला दिखाएगा, और जब जंप जो है मतलब सही रहेगी, सक्सेसफुल रहेगी, तो उसको सफ़ेद दिखाएगा। ठीक है मान लो जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से ये मैट बनी होगी, और फिर इसके बाद ये इधर ये यहाँ पे ये क्रॉस बार लगी होती है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से मान लो कोई खिलाड़ी दौड़ता हुआ आया, ठीक, दौड़ा, अब यहाँ से ये क्या किया, जंप लगाया और यहाँ पर जाकर मैट पर गिर गया। ठीक है अब यहाँ पे 2 ही चीज़ें देखने योग्य होती हैं खासकर, एक तो यहाँ पर जो वो जंप कर रहा है, जंपर यानी एथलीट जब जंप कर रहा है तो उसका एक पैर से, ठीक है, एक पैर से जंप लेना अनिवार्य होता है, इसका रूल होता है। ठीक, दोनों पैरों का सहारा लेगा तब वो फाउल हो जाएगा। ठीक है इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक पैर से जंप लगाए और उसके बाद ये जो ये लगी होती है, ठीक, ये क्रॉस बार होती है। ठीक, इसको क्रॉस बार बोलते हैं। ये क्रॉस बार जो होती है इसमें मतलब खिलाड़ी टच हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टच हो जाए दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें टच हो जाए तो और ये गिर जाए, ठीक है, तब दिक्कत है। टच होने से दिक्कत नहीं है, जब तक ये गिरेगी नहीं तब तक उसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई खिलाड़ी एथलीट जंप लेता है और इसमें टच हो जाता है और ये गिरती नहीं है
और उधर मतलब वो पूर्णतः पहुंच जाता है, तब क्या होगा, ये अच्छी जंप हो जाएगी, वैलिड जंप होगी। ठीक है, यदि कोई खिलाड़ी इसको गिरा देता है तब क्या होगा, तब दिक्कत हो जाएगी। जैसे ही क्रॉस बार गिरेगी वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। जो चीफ रेफरी होगा वो आपको रेड वाला फ्लैग दिखा देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जब कोई खिलाड़ी या एथलीट या फिर जंपर मान लो कूदता है और क्रॉस बार में टच हो जाता है और क्रॉस बार गिरती नहीं है लेकिन वो टच हो जाता है, फिर भी वो सही माना जाएगा। ठीक है, ये जब क्रॉस बार गिर जाएगी तब वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं। तो वही था, जब सही जंप सक्सेसफुल जंप होगी तब सफ़ेद वाला झंडा दिखाया जाएगा और जब इनवैलिड जंप होगी तब लाल वाला झंडा दिखाया जाएगा। अगला देख लेते हैं। हॉकी स्टिक का वजन होता है तो 26 औंस होता है। ठीक है, कितना, 26 औंस होता है। अगला देख लेते हैं क्या है। हॉकी खेल में डी, ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे नहीं, इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है, डी, डॉग वाला डी। ठीक है, हॉकी खेल में डी का दायरा कितना होता है, तो 16 गज। ठीक है, 16 यार्ड या फिर मीटर में बात करें 14.63 मीटर। ठीक है, हॉकी खेल में डी का जो दायरा होता है कितना होता है, 16 गज यानी 16 यार्ड का या फिर 14.63 मीटर का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हॉकी स्टिक का घुमाव, ठीक है, हॉकी स्टिक का घूमा हुआ हिस्सा अधिकतम कितना हो सकता है, तो अधिकतम ये 4 इंच का हो सकता है। ठीक है, हॉकी में जो सबसे आगे जो मतलब घुमा हुआ हिस्सा होता है अधिकतम कितना हो सकता है, वो 4 इंच का हो सकता है। अगला देख लेते हैं। हॉकी की प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है। जो हॉकी की टीम होती है उस टीम में प्रत्येक पक्ष में कितने कितने खिलाड़ी हो सकते हैं, तो प्रत्येक टीम में 18 खिलाड़ी हो सकते हैं। ठीक है, कितने, 18 खिलाड़ी हो सकते हैं, जिसमें से 18 में से जो 11 होंगे वो फील्ड में खेल रहे होंगे, प्लेइंग प्लेयर होंगे। ठीक है, जो 11 प्लेयर होते हैं वो फील्ड में खेलते हैं, तो प्लेइंग प्लेयर की बात करी जाएगी जब तब उस समय 11 प्लेयर होंगे। ठीक है, सब, और इसमें 11 प्लेइंग होते हैं और जो 7 होते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं। ठीक है, टोटल 18 होते हैं। सॉरी, यदि आप ऑप्शन में आता है प्लेइंग प्लेयर की बात तो 11 हो जाएगा, अन्यथा यदि कुल प्लेयर की बात करता है और ऑप्शन में 11 नहीं है तब आपने क्या करना है, 18 लगाना है। ठीक है, तो कुल प्लेयर होते हैं 18, जिसमें से 11 जो होते हैं प्लेइंग प्लेयर होते हैं और 7 जो होते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जिम्नास्टिक के क्षेत्र में प्रथम द्रोणाचार्य अवार्डी कौन थे। जिम्नास्टिक के क्षेत्र में प्रथम द्रोणाचार्य अवार्डी कौन थे, ये थे देवेंद्र कुमार राठौर। ठीक है, इनको कब मिला था, 2011 में मिला था, द्रोणाचार्य अवार्ड से मतलब इनको सम्मानित किया गया था सन 2011 में। ठीक है, और बात आ गई द्रोणाचार्य की, तो आपने पता है ये प्रशिक्षक को, कोच जो होता है उसको दिया जाता है, और द्रोणाचार्य के अंतर्गत जो कितनी धनराशि दी जाती है, इसमें दी जाती है 15 लाख रुपये। ठीक है, कितनी, 15 लाख रुपये और 10 लाख रुपये, ये दो इसके लिए। एक होता है ये लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए 15 लाख रुपए, और जो रेगुलर कैटेगरी होती है उसके लिए कितने, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए 15 लाख रुपए और जो रेगुलर कैटेगरी होती है उसके लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है दो कैटेगरी होती है इसमें। ठीक है, एक होती है रेगुलर, ठीक है, और एक होती है लाइफ टाइम। ठीक है, तो लाइफ टाइम के लिए कितना है, 15 लाख रुपए, और रेगुलर के लिए 10 लाख रुपए होता है। और ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है, ठीक है, इसकी शुरुआत पूछ लेता है कभी कभी कब से हुई, तो 1985 से। ठीक है, कब, 1985 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, जिम्नास्टिक हॉल की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो जिम्नास्टिक का जो हॉल होता है उसकी जो लंबाई होती है वो 60 मीटर होती है और जो चौड़ाई होती है वो 30 मीटर होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। हैंडबॉल खेल के मैदान की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है। तो इसके जो हैंडबॉल का खेल होता है उसके खेल की सॉरी मेरी याद की तबीयत थोड़ा मस्त नहीं थी, इसीलिए 2-3 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन आज मुझे कुछ लगा कि फिर भी मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूं, तो शायद उम्मीद कर रहे हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। आवाज़ का मेरे इशू रह सकता है इस वीडियो में थोड़ा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन। हाँ, जिम्नास्टिक हॉल की लंबाई चौड़ाई होती है, तो ये होती है 7 मीटर लंबाई और जो चौड़ाई होती है वो 30 मीटर होती है। ठीक है, हैंडबॉल
खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो लंबाई जो होती है वो 40 मीटर होती है और जो चौड़ाई होती है वो 20 मीटर होती है हैंडबॉल खेल के मैदान की। ठीक है, लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? लंबाई 40 और चौड़ाई जो होती है वो 20 मीटर होती है। बंद चोट का प्रथम उपचार होता है तो ये बर्फ से सिकाई करना। ठीक है, आइस पैक वगैरह से जब हम सिकाई करते हैं तब वो क्या होता है? बंद चोट का प्रथम उपचार होता है। ठीक है, यानी मान लो जैसे किसी मांसपेशी पे जब चोट लगती है, ठीक है, चोट लगी और उस जगह पे जैसे मान लो ये हाथ है, ठीक है, मान लो ये जैसे हाथ है, ठीक है, अब यहाँ मान लो जैसे ये कोई हाथी है, ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। ठीक है, मान लो जैसे ये पैर है या कुछ भी है, लेकिन यहाँ पे मान लो जैसे चोट लग गई है। ठीक है, आप यहाँ पे चोट लग गई है, बॉल लग गई है, खेल रहे हैं, मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं आप, क्रिकेट ज़्यादा फेमस है तो क्रिकेट ही ले देते हैं इंडिया में, ये क्रिकेट है। ठीक है, यहाँ पे आपके बॉल लग गई। ठीक है, अब ये क्या हुआ? ये फूल गया है। ठीक है, इतनी इसमें सूजन आ गई है। अब ये जो यहाँ पे आ गई है, ये वाला हिस्सा ये क्या होगा? इसमें मतलब इसका जो कलर होगा वो नीला, लगभग नीला हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे चोट लगती है, सूजन होती है, मांसपेशियाँ फूल जाती हैं वहाँ पे क्या होगा? ये वाला फूला हुआ हिस्सा नीला पड़ जाएगा। ठीक है, अब जब प्राथमिक उपचार क्या होगा? अब इसी को हम क्या करेंगे? बर्फ़ द्वारा सिकाई, यानी इसको बर्फ़ से, आइस पैक वगैरह से या बहुत ज़्यादा ठंडे जल से इसको ही हम सिकाई करेंगे। ठीक है, तो आइस पैक का इस्तेमाल करेंगे और कभी कभी कोल्ड स्प्रे भी लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है तो यही जो होता है, ये क्या, ये बंद चोट होती है, इसमें ना कट लगता है ना फटता है, बस चोट लगेगी, वहाँ पे सूजन आ जाएगी, वो जो उसका जो कलर होगा वो नीला 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 पड़ जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या करेंगे? प्राथमिक उपचार में बर्फ़ से सिकाई करके उसको सही कर देते हैं। लगभग 48 घंटे के आसपास ये सही हो जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? हाँ, अगला देख लेते हैं। शारीरिक उपचार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, शारीरिक उपचार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे फिजियोथेरेपी भी कहा जाता है। अगला है, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो ये 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पुरस्कार ये नहीं है। ठीक है, ये कौन सा है? ये है ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई है? 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें जो सम्मान राशि दी जाती है वो 10 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, कितनी? 10 लाख रुपए दी जाती है। और एक इसी तरीके से आपके दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि जल्दबाजी में लोग अक्सर परीक्षा में गलत कर देते हैं। वहाँ पर देखा क्या? ध्यानचंद पुरस्कार, उनके दिमाग में क्या आया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मतलब इसमें डिफरेंस है ही है, लेकिन आप क्या करते हैं? जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ध्यानचंद पुरस्कार जो होता है उसकी शुरुआत कब हुई है? 2002 में। ठीक है, और जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसे हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहते हैं, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 से। ठीक है, 1991-92 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो था, यानी उसकी शुरुआत कब? 1991-92 से हुई थी। और जो ये ध्यानचंद पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब से हुई? 2002 से हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है, उसमें जो वर्तमान में सम्मान राशि दी जाती है वो 25 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड होता है उसे ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बोलते हैं प्रेजेंट टाइम में। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं। द गोल्डन हैट्रिक किसकी जीवनी है? तो ये जीवनी है बलवीर सिंह सीनियर की। ठीक है, और ये इनका जो मतलब किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हॉकी खेल से। इन्होंने भारत को ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल दिलाने में काफ़ी सहयोग किया है। ठीक है, कौन? बलवीर सिंह सीनियर। तो ये जो जीवनी है इनकी क्या है? द गोल्डन हैट्रिक। ठीक है, जीवनी है बलवीर सिंह सीनियर की, और ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई होती है, तो क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है, यदि आपसे गज में पूछे तो 22 गज बताना, फीट में पूछे तो 66 फीट बताना, यदि मीटर में पूछे तो 20.12 मीटर, यानी 20.12 मीटर आप कहिए, याद हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, 20.12 मीटर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्रिकेट बैट की लंबाई होती है, तो क्रिकेट बैट की जो लंबाई होती है 38 इंच होती है। ठीक है, यदि सेंटीमीटर में पूछता है तो 96.5 सेंटीमीटर होती है। अगला देख लेते हैं। क्रिकेट स्टंप की लंबाई होती है, तो क्रिकेट इंच की जो सॉरी ठीक है, सही है, क्रिकेट स्टंप है। ठीक है, वहाँ यहाँ पे क्या था? बैट था, यहाँ पे है स्टंप। ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। अब देखते हैं क्या है। क्रिकेट स्टंप की लंबाई होती है
तो क्रिकेट स्टंप की जो लंबाई होती है तो वो होती है 28 इंच, ठीक है। यदि सेंटीमीटर में पूछता है तो 71 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बैट की बात कही थी, तो बैट की जो लंबाई थी 38 इंच, और ये 38 इंच में और ये सेंटीमीटर में तो 96.5 सेंटीमीटर थी, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। अगला है क्रिकेट का पहला अर्जुन अवार्ड किसे मिला था, तो ये मिला था सलीम दुर्रानी को, ठीक है। और कब मिला था, 1961 में मिला था। और 1961 से ही अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत भी हुई थी, यानी जिस वर्ष अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई उसी वर्ष सलीम दुर्रानी साहब को क्रिकेट के क्षेत्र में पहला अर्जुन अवार्ड दिया गया 1961 में। और 1961 को ही अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी। और इसके अंतर्गत आपको कितना 15 लाख रुपये, सॉरी, ठीक है। अर्जुन अवार्ड के अंतर्गत कितने रुपए दिए जाते हैं वर्तमान समय में, सम्मान राशि कितनी दी जाती है, 15 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। याद रखिएगा। और ये किसको दिया जाता है, तो आपने पता है कि मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करता है उसको दिया जाता है। उसका जो पिछला 4 साल का रिकॉर्ड होता है उसको देखा जाता है, पिछला 4 साल का जो रिकॉर्ड होता है उसको देते हैं। और किस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत कितना रुपया देते हैं, सम्मान राशि 15 लाख रुपए, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं, क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत मानी जाती है 1975 से। और 1975 में पहली बार हुआ था तो विजेता कौन हुआ था, वेस्ट इंडीज, ठीक है। विजेता वेस्ट इंडीज हुआ था। और जो उप विजेता रहा था तो इंग्लैंड, यानी वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हराया था, ठीक है। वेस्ट इंडीज विजेता था और उप विजेता इंग्लैंड था। अगला देखते हैं, भारत ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप कब जीता, भारत ने प्रथम बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था, तो 1983 में जीता था, वेस्ट इंडीज को हराकर, ठीक है। वेस्ट इंडीज को हराकर 1983 में जीता था। और उस समय भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे, कपिल देव थे, ठीक है। कौन थे, कपिल देव थे। भारत दूसरी बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता, तो ये जीता है 2011 में, ठीक है। 2011 में जीता था। तो उस समय कैप्टन कौन थे भारतीय टीम के, तो महेंद्र सिंह धोनी थे, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, भारत दूसरी बार क्रिकेट विश्व कप 2011 में जीता था। उस समय भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे, तो महेंद्र सिंह धोनी थे, ठीक है। और इससे पहले वो T20 वर्ल्ड कप की बात करी जाए तो 2007 में भारत ने जीता था, जो कि 2007 में ही T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। और पहले वाले राउंड में ही भारत ने जीत लिया था T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। अगला देख लेते हैं। और यहाँ पे जो ये वनडे की बात हो रही थी, ठीक है। 1983 में वनडे था और वनडे में जीता था। और 2011 में भी वनडे विश्व कप जीता था क्रिकेट का, ठीक है। अगला देखते हैं, डेविस कप जो कि टेनिस से संबंधित है, कि इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। यानी डेविस कप टेनिस से संबंधित होता है, तो इसकी यानी डेविस कप की शुरुआत कब हुई है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1900, ठीक है। कब, 1900 में ड्वाइट एफ डेविड के द्वारा, क्या नाम है उनका, ड्वाइट एफ डेविड के द्वारा शुरुआत की गई थी। कब, 1900 में डेविस कप की, ठीक है। और ये डेविस जो कप होता है किस खेल से संबंधित होता है, टेनिस खेल से संबंधित होता है। 1900 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, किसकी, डेविस कप की। अगला है, डबल फॉल्ट, ड्यूस, ग्रैंड स्लैम शब्दावलियाँ किस खेल से संबंधित हैं, तो ये टेनिस खेल से सभी संबंधित हैं, याद रखिएगा। टेनिस कोर्ट की लंबाई चौड़ाई होती है, तो लंबाई होती है 78 मीटर और जो चौड़ाई होती है वो 27 फीट होती है, सॉरी 78 मीटर नहीं, 38 फीट, ठीक है। 78 फीट हो गई लंबाई और जो 27 फीट है इसकी चौड़ाई है, ठीक है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, टेनिस कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो लंबाई जो होती है वो 78 मीटर, सॉरी मीटर नहीं, फीट होती है, ठीक है। 78 फीट होती है और जो चौड़ाई होती है वो 27 फीट होती है, एकल के लिए, सिंगल्स के लिए, ठीक है। सिंगल के लिए कितनी है लंबाई, कितनी हो जाएगी कोर्ट की, 78 फीट, ठीक है। और जो चौड़ाई होगी इसकी ये 27 फीट हो जाएगी एकल के लिए। अब अगला देखते हैं डबल के लिए, ठीक है। टेनिस कोर्ट की लंबाई चौड़ाई युगल के लिए, युगल माने डबल्स के लिए, ठीक है। तो टेनिस कोर्ट की लंबाई चौड़ाई युगल्स यानी डबल्स के लिए कितनी होती है, तो इसकी जो लंबाई होगी वो सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन चौड़ाई जो होगी वो 27 से बढ़ाकर 36 कर दी जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लंबाई तो दोनों में सेम रहेगी लेकिन चौड़ाई को बढ़ा दिया जाएगा, 27 की जगह पर 36 हो जाएगी, ठीक है, डबल्स में। अगला देख लेते हैं क्या है। फ्रेंड्स, यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लग रहा है कि मैंने मेहनत की है, तो आप यदि चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने यार दोस्तों में
शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। इसका कोई चार्ज नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। टेबल टेनिस बॉल का वजन होता है, तो टेबल टेनिस की जो बॉल होती है उसका गेंद का वजन कितना होता है, 2.7 ग्राम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। टेबल टेनिस गेंद का रंग होता है, तो टेबल टेनिस की जो बॉल होती है, गेंद होती है, उसका रंग सफ़ेद भी हो सकता है और पीला भी हो सकता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो पीला है, ठीक है, ऑप्शन में यदि पीला ना हो, नारंगी हो, ठीक है सफ़ेद व नारंगी हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन क्या था, टेबल टेनिस गेंद का रंग कैसा होता है, सफ़ेद व पीला, ठीक है। ये पीला नहीं है, यहाँ पे नारंगी लिखा होता फिर भी सही माना जाता। अगला देख लेते हैं। स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है, ये टेबल टेनिस से संबंधित है स्वेथलिंग कप, ठीक है। अगला देखते हैं। लेट और रैली, ठीक है, लेट व रैली शब्दावलियाँ किस खेल से संबंधित हैं, तो ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। अगला देखते हैं क्या है। अगला है पेंटाथलन में कुल कितनी स्पर्धाएं होती हैं, तो इसमें 5 स्पर्धाएं होती हैं, ठीक है। पेंटाथलन में कुल कितनी स्पर्धाएं होती हैं, तो टोटल 5 स्पर्धाएं होती हैं और इसमें जो पार्टिसिपेट करता है वो महिला व पुरुष, ठीक है, महिला और पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं। एक दिन के लिए इवेंट होता है और इसमें जो स्पर्धाएं होती हैं कुल 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो हम नीचे देखेंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है। ये देखो रही गर्मा गर्म, ठीक है। देखो पेंटाथलन की स्पर्धाएं हैं, तो कुल कितनी 5 स्पर्धाएं होती हैं। कौन कौन सी किस नंबर पे आएगी, ध्यान से पढ़िएगा। तो पहले नंबर पे क्या आती है, तलवारबाजी, ठीक है नंबर 1 पे तलवारबाजी, फिर दूसरी होती है फ्री स्टाइल तैराकी, ठीक है, फिर तीसरी होती है शो जंपिंग, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी चौथी और ये 5वीं हो जाएगी, ठीक है। तो पहली कौन सी है, तलवारबाजी हो गई, तो दूसरी है फ्री स्टाइल तैराकी हो गई, फिर तीसरी शो जंपिंग यानी घोड़ा कुदाना, ठीक है, और फिर चौथी क्या है, पिस्तौल शूटिंग होती है, ठीक है, पिस्तौल शूटिंग हो गई, शूटिंग, और जो 5वीं है वो क्रॉस कंट्री दौड़ हो गई, ठीक है। तो पेंटाथलन की कुल 5 स्पर्धाएं होती हैं, महिला और पुरुष दोनों लोग इसमें भाग ले सकते हैं और एक दिन का इवेंट होता है, एक दिन में कंप्लीट करना होता है, ठीक है, पूरा इवेंट। और पहला कौन से 5 इवेंट होते हैं, पहला है तलवारबाजी, दूसरा है फ्री स्टाइल तैराकी, तीसरा है शो जंपिंग यानी घोड़ा कुदाना, और चौथा जो है पिस्तौल शूटिंग होता है, और जो 5वां है वो क्रॉस कंट्री दौड़ होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। पेंटाथलन का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है 5 और पत्तियाँ, ठीक है, 5 और पत्तियाँ। अगला देखते हैं। पेंटाथलन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो 1912 स्टॉकहोम स्वीडन में जो ओलंपिक हुए थे 1912 में, ठीक है, 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक में पेंटाथलन को ओलंपिक में शामिल किया गया था। अगला देखते हैं। अभी पेंटाथलन की बात थी, अब हम करेंगे बात ट्राइथलन की, ठीक है। अब देखो ट्राइथलन में कुल कितने इवेंट होते हैं, तो इसमें कुल इवेंट होते हैं 3, ठीक है, और ये भी पुरुष व महिला दोनों के लिए होता है। एक दिन का खेल होता है, यानी एक दिन में मतलब जितने भी तीनों इवेंट को मतलब फिनिश करना होता है, करवाना होता है, ठीक है। और देखते हैं कौन कौन से 3 हैं। अगला है ट्राइथलन की स्पर्धाएं हैं, ठीक है, तो ट्राइथलन में कुल 3 इवेंट होते हैं, एक महिला और पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं, एक दिन के लिए इवेंट होता है, ठीक है, एक दिन में खेल खत्म होना होता है, ठीक है। तो इसकी कुल 3 स्पर्धाएं हो गई, कौन कौन सी, तो पहली जो स्पर्धा होती है वो क्या होती है, 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी, 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी हो गई। दूसरे नंबर पे 40 किलोमीटर साइकिलिंग, ठीक है, 40 किलोमीटर साइकिल हो गई। और फिर जो तीसरे नंबर पे आती है अंतिम यानी, ठीक है, तो 10 किलोमीटर दौड़ होती है, ठीक है, 10 किलोमीटर दौड़ होती है। चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगला है भारत अब तक ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीत चुका है तो भारत अभी तक ओलंपिक में कुल 35 मेडल जीता है, ठीक है, कितने जीता है, 35। कुछ इस तरीके से आप देख लीजिएगा, 10 हो गए, 9 हो गए और 16 हो गए, ठीक है। अब इसका मतलब हो गया कि ये 10 जो हैं ये गोल्ड मेडल हैं, ये सिल्वर मेडल हैं, और जो 16 हैं ये क्या हैं, ये ब्राउन्ज मेडल हैं, ठीक है, यानी स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, ठीक है, टोटल जोड़ेंगे तो आप 35 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो हैं इसमें भी कुछ कारागरी है, ठीक है, इसमें कारागरी ये है, ये जो 8 हैं ये हॉकी से हैं गोल्ड मेडल, ठीक है, 10 टोटल भारत 10 गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, और इसमें जो 2 हैं, ठीक है, इसमें भी कारागरी है। अभी आपको बताता हूँ क्या कारागरी है। देखो भारत अभी तक ओलंपिक के इतिहास में कुल मतलब टोक्यो ओलंपिक 2020 वाले जो 21 में हुए थे वहाँ तक की बात है, ठीक है, क्योंकि अभी आगे वाला होने वाला है तो सॉरी,
अब टोटल 35, भारत ओलंपिक के इतिहास में कुल 35 पदक जीता है, जिसमें से 10 जो हैं गोल्ड मेडल हैं, ठीक है, 9 जो हैं सिल्वर मेडल हैं और 16 जो हैं ब्राउन्ज मेडल हैं, ठीक है। अब इनको छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण क्या चीज़ बनती है, 10 वाले, ठीक है। इसमें से जो 8 आए हैं, ठीक है, जो 8 हैं ये हॉकी से हैं, हॉकी खेल में आए हैं गोल्ड मेडल, ठीक है। यानी 6 तो लगातार आपने मिले थे, कब, 1928 से 1956 तक, ठीक है, 1956 तक आपको लगातार मिले थे, ठीक है। 28 में मिला था, फिर 32 में मिला था, फिर 36 में मिला था, फिर 40-44 वाले रद्द हो गए थे, फिर 48 में मिला था, फिर 52 में मिला था, फिर 56 में मिला था, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब 1928 से 1956 तक लगातार मिले थे। फिर बाद में शायद उसमें 64 में मिला था, फिर मॉस्को ओलंपिक जो 1980 में हुए थे वहाँ पर मिला था, ठीक है। तो इस तरीके से 1964 टोक्यो ओलंपिक और 1980 मॉस्को ओलंपिक में जीता था आखिरी बार गोल्ड मेडल, ठीक है। तो कुल मिलाकर हॉकी में भारत अभी तक 8 स्वर्ण पदक जीत चुका है, और 8 हो गए और बाकी बचे 2, तो 2 ये व्यक्तिगत रूप से आए थे। कौन कौन, एक तो अभिनव बिंद्रा थे, ठीक है। कौन, अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल, ठीक है, कितनी, 10 मीटर एयर राइफल में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। और दूसरा हमारे अभी हैंडसम मैन, कौन, नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा, उन्होंने मतलब व्यक्तिगत रूप से भारत को स्वर्ण पदक मतलब दिलाया है, कब, 2020 वाले जो 21 में हुए उसमें, ठीक है। और इन्होंने कितना दूर भाला फेंका है, तो ये भी याद रखना, 87.58 मीटर, ठीक है, 87.58 मीटर दूर भाला फेंका है। और तब उस मतलब इस प्रकार से भारत को जेवलिन थ्रो के अंतर्गत भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था, ठीक है। तो कुल मिलाकर भारत अभी तक 35 पदक जीता है, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं, 16 ब्राउन्ज मेडल हैं। और ये 10 गोल्ड मेडल में से 8 जो है भारत ने हॉकी में जीते हैं, 2 जो हैं, एक नीरज चोपड़ा ने निशानेबाजी 10 मीटर एयर राइफल में, और अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में, और नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के अंतर्गत एक स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला देखते हैं, भारत किस ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीता। तो भारत जो है वो जीता है 2020-21, यानी 20 वाले जो 21 में हुए थे टोक्यो ओलंपिक, ठीक है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा इतिहास का रिकॉर्ड है कि भारत ने अभी तक जितना ओलंपिक हुआ है सबसे ज़्यादा टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में जो हुए हैं उसमें जीता है। और कुल पदक कितने भारत जीता है, कुल पदक 7 जीता है, जिसमें से 1 स्वर्ण हो गया, 2 रजत हो गए, और जो 4 हैं ये कांस्य हो गए, और बराबर कितने हो गए, 7 हो गए। 7 पाकर हम 48वें स्थान पर थे। और ये जो 7 मेडल हैं ये सर्वाधिक अभी तक किसी मतलब ओलंपिक ने जिसमें भी भारत ने ओलंपिक जिस भी ओलंपिक में भारत ने भाग लिया है कभी भी 7 मेडल नहीं जीत पाया है। लेकिन इस बार भारत ने 7 मेडल जीते हैं। इससे पहले जब 2012 में जो लंदन में ओलंपिक हुए थे, ठीक है, 2012 लंदन में ओलंपिक जब हुए थे वहाँ पर भारत ने रिकॉर्ड बनाया था, कितना, 6 का, ठीक है, कितना, 6 का रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन इस बार क्या हुआ, 2021 में भारत ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है, कितने, 7। और आप अपने देश की जनसंख्या देख लीजिए और फिर ये मेडल देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। फिर भी शर्म की बात है ये 7 मेडल पाना इतनी बड़ी जनसंख्या के हिसाब से। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, हाँ, अब भारत अब तक हॉकी के अंतर्गत ओलंपिक में कुल कितने स्वर्ण पदक जीता है। तो आपने पता है हॉकी में 8 पदक जीते हैं स्वर्ण वाले, ठीक है। अगला देखते हैं, फीफा की स्थापना कब हुई। तो फीफा की स्थापना हुई है 21 मई 1904 पेरिस फ्रांस में, ठीक है। 21 मई 1904 पेरिस फ्रांस में फीफा की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला देखते हैं, फीफा का मुख्यालय कहाँ है। तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अगला देखते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई व चौड़ाई होती है। तो इसकी जो बास्केटबॉल का जो कोर्ट होता है इसकी जो लंबाई होती है वो 28 मीटर होती है, और जो चौड़ाई होती है वो 15 मीटर होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, बास्केटबॉल का वजन होता है। तो बास्केटबॉल की गेंद होती है, ठीक है, बास्केटबॉल का वजन कितना होता है। तो ये 567 ग्राम से 650 ग्राम तक होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है, शतरंज खेल का जन्मदाता देश है। तो शतरंज खेल का जन्मदाता देश है भारत।
अगला देख लेते हैं, शतरंज में काले व सफ़ेद रंग के कितने खाने होते हैं। तो इसमें यानी कोष्ठक कितने होते हैं, कोष्ठक ये होते हैं 64। ठीक है, 64 खाने होते हैं शतरंज में। अगला देखते हैं, अगला है हॉकी खेल की समयावधि कितनी होती है। तो हॉकी खेल की जो समयावधि होती है वो 60 मिनट होती है। ठीक है, और जिसमें से कैसे किस तरीके से 60 मिनट बनेंगे। तो 15 मिनट का खेल होगा, फिर 2 मिनट का रेस्ट होगा। ठीक है, फिर 15 मिनट का खेल होगा, फिर 5 मिनट का इनिंग ब्रेक होगा, फिर 15 मिनट का खेल होगा, फिर 2 मिनट का रेस्ट होगा, फिर 15 मिनट का खेल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 15 15 15 15 15 यानी 15 चक्कू 60 हो गया। 2 2 4 और 5 1। ठीक है, तो 9 मिनट। ठीक है, 9 मिनट का रेस्ट हो गया। ठीक है, 9 मिनट का रेस्ट हो गया, और जो 60 मिनट है, ठीक है, 60 मिनट का वो हो गया खेल टाइम। ठीक है, इस तरीके से तो टोटल जो खेलने का समय है वो कितना है, 60 मिनट का होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ वीडियो क्वेश्चन थे, और वीडियो कैसा लगा है आपने हमें कमेंट में बता देना है। यदि लगता है मैंने मेहनत की है आपके लिए कुछ, तो प्लीज़ चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अपने यार दोस्तों में भेजिए। दोस्त हो, दोस्तनी हो, गर्लफ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, जो भी पढ़ता हो उसको भेज दीजिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।